हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 5 में हम लोग कुछ सिंपल टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। पिछले वीडियो क्लास में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में देखा था कि उन्होंने एटम और मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टिंग्विश वो नहीं कर पाए थे। तो क्या है एटम? एटम इज एक्चुअली द smallest particle of an element। smallest particle होता है एलिमेंट का, ऑफ एलिमेंट। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया H एटम हो गया। उसी तरह ऑक्सीजन एटम, क्लोरीन एटम, सोडियम एटम etc। नाउ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट या कंपाउंड का, बट दे हैव इंडिपेंडेंट एंड स्टेबल एग्जिस्टेंस। तो इसे हम लोग लिखेंगे smallest particle of element or compound, element or compound which have independent and stable existence। मतलब कि स्वतंत्र और अस्थायी प्रकृति का होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एलिमेंट के भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हमने कहा मॉलिक्यूल, जबकि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट को एटम कहा जाता है। तो देखिए, अगर हम नोबल गैस लेते हैं, नोबल गैसेस में है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। यह जो है इसी रूप में मोनो एटॉमिक रूप में रहता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, दैट इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसी तरह से अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन एक्चुअली H2 के रूप में होता है, ऑक्सीजन O2 के रूप में होता है, क्लोरीन Cl2 के रूप में होता है। तो ये इसका स्टेबल एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, तो इसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। ये हो गया डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसी तरह से फास्फोरस E4 के रूप में होता है, सल्फर S8 के रूप में होता है। तो ये हो गया टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। O3 ले सकते हैं। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, जिसमें 3 एटम होता है। तो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल में केवल उसी एलिमेंट का एटम होगा, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड करेंगे तो उसमें एटम डिफरेंट हो जाता है। जैसे देखिए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें एक एटम कार्बन का हो गया, एक एटम ऑक्सीजन का हो गया, तो दोनों एटम डिफरेंट हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड में क्या हो जाएगा? डिफरेंट एटम्स। इस बात को ध्यान रखना है कि कंपाउंड में जो एटम्स होगा वो डिफरेंट होगा, और एलिमेंट का जो
मॉलिक्यूल होगा वो सेम एटम होगा। तो ये हो गया एटम और मॉलिक्यूल। अब प्रश्न उठता है कि एटम का मास कैसे निकालते हैं। चूंकि एटम इतना छोटा पार्टिकल होता है तो उसका एब्सोल्यूट मास निकालना मुश्किल काम है। दुनिया में ऐसा कोई तराजू नहीं बना है जो एटम के मास को मेजर कर सके। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक स्मॉलेस्ट मास यूनिट वाले एलिमेंट को स्टैंडर्ड मान लेते हैं। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड शुरू में माना गया था हाइड्रोजन को, उसके बाद ऑक्सीजन को, परंतु कुछ कारण से उनको डिस्कार्ड कर दिया गया, छोड़ दिया गया। उसके बाद आया है कार्बन। तो एटॉमिक मास को डिफाइन किया गया है कार्बन के 12 आइसोटोप को लेकर के। सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं क्या है। एटॉमिक मास देखिए, एक्चुअली पहले एटॉमिक वेट लिखा जाता था, लेकिन वेट आजकल हम लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि वेट का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो एटॉमिक मास इज अप्रोप्रिएट हियर। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज ए नंबर which indicates as to how many times mass of one atom of the element is heavier than the 1/12th part by mass of an atom of C12 आइसोटोप। कार्बन जिसका मास नंबर 12 है, उसके एक एटम के मास का 12वां भाग से कितना गुना भारी है, वो उसका किसी एलिमेंट का के एटम का एटॉमिक मास कहलाता है। इसे हम फार्मूला के तौर से लिखते हैं A, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, जिसका निकालना है इसको ऊपर में रख दिए, और 1/12 पार्ट बाई मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 से कितना गुना भारी है इसको नीचे रखेंगे। तो 1/12 पार्ट बाई मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। और इस पूरे यूनिट को बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। अब 1/12 पार्ट बाई मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 हम लोग निकाल सकते हैं एवोगाड्रो नंबर के मदद से। एवोगाड्रो साहब ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि चूंकि एटम की संख्या बहुत लार्ज नंबर में पाया जाता है, तो
उन्होंने एक सर्टेन नंबर सिलेक्ट किया और उसे 1 मोल कहा जाता है। तो उनके अनुसार 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन वेट उनका वजन है। चूंकि यह 1 मोल के बराबर होता है, तो 1 मोल किसी भी एलिमेंट का जो वजन है वो उसके एटॉमिक मास इन ग्राम के बराबर होता है। चूंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो 1 मोल मतलब 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का वजन हो गया इक्वल टू 12 ग्राम। इसीलिए हमको निकालना है 1/12। पहले 1 एटम का निकालते हैं कार्बन का वजन, 12/6.022 into 10⁻23 एक ग्राम हो गया। और निकालना है हमें 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, दैट इज इक्वल टू 12/6.022 into 10⁻23 into 1/12। ये कट गया, इक्वल टू ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। ये हो गया इक्वल टू 1 AMU। तो इस तरह से एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट को हम लिखेंगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1 एटॉमिक मास यूनिट। और 1 एटॉमिक मास यूनिट से जितना गुना भारी होता जाएगा तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जनरली स्टूडेंट्स, हम लोग जो एटॉमिक मास निकालते हैं वो क्या होता है, फ्रैक्शनल होता है, होल नंबर में नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो हम लोग एटॉमिक मास निकालते हैं वो एक्चुअली एवरेज रिलेटिव मास होता है। रिलेटिव मास कार्बन 12 को लेकर के हमने निकाला स्टैंडर्ड मान के, परंतु वो एवरेज रिलेटिव मास है। तो एटॉमिक मास इज एक्चुअली, यहां पे लिख देंगे, इज एक्चुअली एवरेज रिलेटिव मास। एवरेज रिलेटिव आइसोटोपिक मास भी लिख सकते हैं, आइसोटॉपिक मास। जैसे इसे एग्जांपल से समझते हैं क्यों फ्रैक्शन में आता है एटॉमिक मास। देखिए, चूंकि क्लोरीन, मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्लोरीन लेते हैं हम लोग। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप का मतलब होता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा परंतु मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा। तो क्लोरीन 2 क्लोरीन है जिनमें एक का मास नंबर है 35 और एक का मास नंबर है 37, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर दोनों में सेम है। तो ए हो गया आइसोटोप्स। ए किसी में 3 भी होता है, किसी में 4 भी हो सकता है, किसी में 5 भी हो सकता है। तो डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं। क्लोरीन के मुख्यतः 2 आइसोटोप्स हैं। तो चूंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है तो इसीलिए इनका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, एटॉमिक नंबर पे। और ये मास नंबर यहाँ चूंकि डिफरेंट है तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर हो जाता है। जैसे कार्बन के 2 एलोट्रोप्स मेनली हैं, ग्रेफाइट और डायमंड, ऐसे फुलेरिन्स भी हैं। तो ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है परंतु डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इतना हार्ड है कि वो स्टोन को भी कट करता है। तो अब देखिए, ये जो क्लोरीन है 35, ये परसेंटेज वो पाया जाता है हमारे अर्थ क्रस्ट में, एटमॉस्फेयर में 75%। और एक क्लोरीन 37 है, ये
पाया जाता है 25%। तो इनका हम एवरेज निकालते हैं। चूंकि दोनों को तो हम पीरियोडिक टेबल में नहीं रखते हैं, स्थान नहीं देते हैं आइसोटोप्स को, किसी एक क्लोरीन को ही रखते हैं। तो इसके कारण क्या है कि दोनों को हम एवरेज निकाल करके और जो वैल्यू आता है हम पीरियोडिक टेबल में उसको स्थान देते हैं। तो कैसे करते हैं? मास नंबर गुना जितना परसेंटेज है उसको गुना करके जोड़ देंगे। तो इसको हम लोग निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू, मान लीजिए एटॉमिक मास फर्स्ट एलिमेंट का A1 मान लीजिए, गुना परसेंटेज जितना है, प्लस सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक मास मान लीजिए A2 है, इंटू उनका जो परसेंटेज है गुना, उसी तरह से और भी हो सकता है, और डिवाइडेड बाय टोटल 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे है हमारा मास नंबर 35 इंटू 75 प्लस 37 हो गया एटॉमिक मास इसका, इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा इक्वल टू 35.5। दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, इसीलिए फ्रैक्शन में आता है, दशमलव में आता है। तो इस तरह से जितने भी एलिमेंट हैं उनका जो एटॉमिक मास हम लोग इवेल्युएट करते हैं वो उनके परसेंटेज एबंडेंस जितना अवेलेबल होता है उन्हीं के आधार पे हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं एक्चुअली। नाउ इसके आधार पे आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? बहुत सिंपल है। मॉलिक्यूल का मतलब द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड, अभी हमने देखा। तो मान लीजिए कोई कंपाउंड लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस इन ए मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो क्या करेंगे? इनके एटॉमिक मास को जोड़ देंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और ये चूंकि 2 एटम है तो 1 इंटू 2 कर दिए, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। देखिए एक्चुअली आपको एटॉमिक मास कम से कम 30 तक का, 30 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट तक का याद रखना है। तो वो हम लोग उससे लगभग होल नंबर्स में लेते हैं। जैसे क्लोरीन जहां पे 0.5 के करीब है उससे 0.5 लेते हैं, और इसे एटॉमिक मास में हम नियरली टू होल नंबर्स लेते हैं। और प्लस ऑक्सीजन का जैसे होता है 15.99 उसे 16 ले लेते हैं, तो प्लस 16 इंटू 4, और इसे हम लेते हैं AMU में। चूंकि एटॉमिक मास हमारा जो आता है एटॉमिक मास यूनिट में आता है, तो इसीलिए इसको जोड़ दिए। 2 प्लस 32 प्लस 64 इक्वल टू हो गया 98 AMU एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पे एक जो अक्सर डाउट होता है बच्चों के मन में, एक एक्चुअल मास क्या होता है? अगर निकालना है एक्चुअल मास ऑफ सोडियम तो क्या करेंगे? तो एक्चुअल मास ऑफ सोडियम का मतलब हो गया, चूंकि सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ये पता है, और 23 क्या AMU हम लोग लिखते हैं, या 23U भी लिखते हैं। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट और U का मतलब यूनिफाइड मास, दोनों एक ही बात है। आजकल U ही ज्यादा चलता है। तो चूंकि हम जानते हैं
1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। तो एक जो ग्राम में आएगा, दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ सोडियम, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। उसी तरह से अगर मान लीजिए निकालना है एक्चुअल मास ऑफ CO2 मॉलिक्यूल का, तो क्या करेंगे, इसको एटॉमिक मास का जोड़ देंगे, 12 प्लस 16 टू द 32 इक्वल टू 44, और ए म्यू है, इसे ग्राम में करने के लिए 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास डिफाइन करते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो क्लास we will see Avogadro's hypothesis and so other topics. Okay, bye. Thanks.